सुबह के 8:15 जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर का मौसम बिल्कुल साफ है। लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ है और फिर अचानक से एक धमाका होता है। इंसान का बनाया हुआ सूरज कुछ ही सेकंड में शहर को तबाह कर जाता है और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 नागासाकी नागासाकी में भी सेम ऐसा ही होता है। वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग थे ऑलमोस्ट 90% लोग जो थे उस टारगेट एरिया के मैं ये कहूँ तो वो सब कुछ ही सेकंड के अंदर हवा बन गए और उनकी परछाई, उनका नाम निशान बिल्कुल ख़त्म हो गया। घर जल गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक क्यों किया, जापान अमेरिका की नज़र में सबसे ख़तरनाक दुश्मन क्यों था और जापान को क्या वार्निंग मिली थी इस अटैक से पहले और ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने जापान पर अटैक किया। तो अब हम शुरुआत करते हैं 1930-1940 के आसपास, जहां जापान सिर्फ एक कंट्री नहीं था, एक मिलिट्री एम्पायर था। जापानीज़ मिलिट्रीज पहले बहुत फेमस होती थी, बहुत सारी जापानीज़ चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। उसी में से एक जापानीज़ मिलिट्री है, वो बहुत फेमस थी। और जापान ने चाइना में यानी नानजिंग हत्याकांड किया, उसके बाद उन्होंने कोरिया पे कब्जा किया और साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी उन्होंने ब्रुचुअलिटी यानी क्रूरता दिखाई। इन सब कारणों की वजह से जापान की इमेज खराब हुई। इसके अलावा एक मेजर कारण ये था कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर ब्रीच पर अटैक किया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बीच पर अटैक किया। अमेरिका के लिए ये एक नेशनल इंसल्ट की बात थी। यूजली वैसे किसी भी देश के लिए ऐसी नेशनल इंसल्ट की बात होती है। इस दिन के बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि जापान को पूरी तरह तोड़ना होगा। अब शुरू करते हैं कि अमेरिका का इस प्लान की शुरुआत कैसे हुई। ये अमेरिका ने एक सीक्रेट प्लान किया, इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया और 1942 में अमेरिका ने एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। वर्ल्ड के इसमें बेस्ट साइंटिस्ट को इंक्लूड किया गया, बेस्ट टेक्नोलॉजी और आइंस्टीन के आइडियाज़ को और बिलियंस ऑफ डॉलर्स को इसमें इन्वेस्ट किया गया ताकि एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सके। क्योंकि अमेरिका को डर था कि जापान को यहाँ नहीं रोका गया तो जापान भी शायद जर्मनी की तरह ही पूरे वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर ख़राब कर देगा और दुनिया ख़त्म हो सकती है। और दूसरी चीज़, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मतलब हम इन्वेंट कर चुके थे, तो उन्हें डर था कि अगर ये बम जापान ने पहले बना लिया, क्योंकि जापान एक सुपर मिलिट्री पावर था उस टाइम पर, तो शायद पूरी दुनिया ख़त्म कर दे जापान। अब अमेरिका को जापान से ही क्यों डर था, क्योंकि 1945 तक जो जर्मनी है वो हार चुका था, पर जापान अभी भी सरेंडर नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात कि जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। और लेकिन उसके लिए भी कोई ये सही लॉजिक नहीं है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब किसी देश पर दे सके और आम सिविलियंस को उसमें मारा जाने का बहुत रिस्क होता है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने ये रिस्क दिया और उसके लिए उसने रीज़न ये दिया कि अगर हम लैंड पर अटैक करते हैं तो इसमें शायद बहुत 10-20 लाख लोग मारे जाएंगे और वॉर को बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो वॉर को जल्दी ख़त्म करना है तो उसके लिए बेस्ट आइडिया यही है कि हम कुछ ऐसा करें कि जापान को अमेरिका के आगे झुकना पड़े। तो और अमेरिका को अपनी पावर भी साबित करनी थी। और इससे एक बड़ी बात कि अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब का जो है, इससे वो टेस्ट हो जाएगा, रियल वर्ल्ड टेस्ट हो जाएगा कि उसका क्या असर होता है और क्या नहीं होता। अब जब आप सुनेंगे कि जिन्होंने ये बॉम्ब गिराया और जब ये आसमान से बम गिराया गया, तो उस टाइम उन्हें भी ये आइडिया नहीं था कि इस बम से इस तरह की डिस्ट्रक्शन होगी। यस, उन्हें था कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बट क्योंकि इसका रियल लाइफ टेस्ट नहीं हुआ था तो उन्हें भी ये आइडिया नहीं था कि इस बम से इतना मास डिस्ट्रक्शन होगा। क्यों गिराया गया बम? क्योंकि बॉम्बिंग ताकि जापान पे अपना पूरा कंट्रोल दिखाया जा सके, जापान को अपनी पावर दिखाई जा सके। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि असल में जो प्लान है वो 2 शहरों का नहीं, यानी हिरोशिमा और नागासाकी का नहीं, ऑलमोस्ट 10 शहरों का प्लान बना था। और जापान को इसके लिए बार बार वार्निंग, इनडायरेक्ट वार्निंग दी गई थी कि और रेडियो ब्रॉडकास्ट किए गए और लीफलेट भी गिराए गए कि आप सरेंडर कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सेंचुरीज तक पछताना पड़ सकता है। और उसमें मास डिस्ट्रक्शन का जिक्र भी किया गया था। पर जापान, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी न्यूक्लियर बम बनाया नहीं गया था और ना ही टेस्ट करने की तो बात ही दूर थी, तो जापान को ये आइडिया नहीं था। जापान को एक लगा कि शायद हमें डराने की कोशिश की जा रही है और मे बी ये अटैक शायद समुद्र के रास्ते या फिर ज़मीन के रास्ते किया जाएगा।
तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई नेचुरल बॉम्बिंग होगी, आसमान से कुछ छोड़े जाएंगे, बॉम्ब गिराए जाएंगे, और ना ही उन्हें इसकी एग्जैक्ट डेट या लोकेशन कुछ भी नहीं मालूम था। अब एक बॉम्ब गिरा उससे पहले कि जापान की सरकार कुछ सोच पाती कि आखिर ये क्या गिरा है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि ये किस तरह का बॉम्ब है या क्या टेक्नोलॉजी है, उन्हें कुछ भी इसके बारे में समझ नहीं आया। तो वो उससे पहले कि कुछ सोच पाते और वहाँ पे हुई डिस्ट्रक्शन को वो कैलकुलेट कर पाते, और 3 दिन बाद दूसरा बम भी गिरा गया, नागासाकी में दूसरा बम गिर गया। और जब एक बम के डिस्ट्रक्शन को ऑलरेडी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे और फिर दूसरा बम, और एक और शहर तबाह, और वहाँ पे रहने वाली ऑलमोस्ट सारी की सारी आबादी तबाह हो चुकी थी, मर चुकी थी, वो हवा बन चुकी थी। अभी इस बीच में खबर आई कि अमेरिका ने 10 शहरों पे ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा वार्निंग दी गई कि ये सिर्फ 2 शहर हैं, लेकिन उन्हें अपने सीक्रेट एजेंट से, जिसे हम मिलिट्री जासूस कहते हैं, खबर मिली कि ये 2 शहर नहीं 10 शहरों का प्लान है। तो इस पर जापान के उस टाइम जो भी शासक थे, प्रधानमंत्री थे, वो रोते रोते, रात के 1-1:30 बजे का समय था, आए और उन्होंने बोला कि इस तरह से तो ये 2 शहरों का नहीं, जापान के 10 बड़े शहरों का ऐसे टारगेट किया गया है, और वो सभी शहर ख़त्म हो जाएंगे, सभी सिविलियंस मर जाएंगे, और यहाँ तक कि उन पे जो भी है सिविलाइजेशन का साइन भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो उस टाइम पे जापान को लगा कि अगर अब हमने सरेंडर ना किया तो पूरा का पूरा जापानी कल्चर, जापानी सभ्यता, जापानी लोग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि शायद आने वाली जनरेशन में कोई ये भी ना कह सके कि हम जापान से हैं या हम जापानी लोग हैं। तो इस तरह की डर की वजह से अब जापान ने डिसाइड किया कि उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। अब इस बॉम्ब की साइड इफ़ेक्ट की बात करते हुए, पहले बॉम्ब का नाम था, जो हिरोशिमा में गिराया गया, उसका नाम था लिटिल बॉय। सुबह 8:15 पे ये गिराया गया। पहले 1 सेकंड में टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और सेल्सियस बढ़ गया, और लोग शेडो बन गए, दीवारों पर छा गए और हवा में उड़ गए, और फर्स्ट मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 70,000 लोग मर गए, बिल्डिंग्स पूरी हवा में हो गई, गायब हो गई, और पहले दिन के अंदर 90,000 से लेके 1 लाख तक डेथ हुई। जब नागासाकी की बात करें तो नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को बॉम्ब गिराया गया। उस बॉम्ब का नाम था फैटमैन, और क्योंकि इस बॉम्ब का डैमेज थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी 40,000 जो है इंस्टेंट लोग मर गए, और साल के अंत तक आने वाली मौत का जो अनुमान था, आंकड़ा था, वो 70,000 तक पहुंच गया। अब रेडिएशन, यहाँ तक कि अब इस बॉम्ब के जो इफेक्ट थे वो वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाते थे, जो आसपास के एरिया थे जहाँ पे लोगों की उस टाइम पे डेथ नहीं हुई थी, मरे नहीं थे, उन एरियो में भी उन लोगों पे इसका असर दिखाने लग गया, उन्हें रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट होने लग गए, उन्हें उल्टी, स्किन प्रॉब्लम और बुखार और इंटरनल ब्लीडिंग होने लग गई। कुछ दिनों बाद लोगों के बालों का गिरना, नाखून का गिरना और स्किन का छिलना, इस तरह से ही उनको सिम्टम्स दिखाने पड़ेंगे। और यही नहीं कि आने वाले कई डिकेड्स तक लोगों को कैंसर, ल्यूकेमिया और जेनेटिक डैमेज जैसी चीज़ों से झेलना पड़ा। ये तो था एक मेडिकल लॉस, लेकिन उसके बाद एक और साइकोलॉजिकल लॉस भी था कि लोग इन लोगों से घुलते मिलते नहीं थे, उन लोगों में शादी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर को क्रिएट कर देगा। अगर हमने बॉम्ब जो इफेक्टेड लोग हैं उस एरिया के आसपास के लोगों से हमने शादी करी तो एक शायद जेनेटिक डिफेक्ट हो जाएगा, आने वाली जनरेशन में भी एक डिफेक्ट कैरी हो जाएगा, कुछ इस तरह का इनडायरेक्ट। तो बर्थ डिफेक्ट को लेकर लोगों ने अलग तरह से ट्रॉमा था, और बहुत सारे ऑब्वियसली र्यूमर्स भी उस टाइम पे बने, जिसकी वजह से जो जो लोग थे उन्हें सिंपैथी के बजाय उन्हें एक अलग से ट्रॉमा और एक अलग से वॉर देखनी पड़ी, कि अपने ही लोगों से उन्हें लड़ना पड़ा और समझना पड़ा कि हाँ वो जिंदा है, वो ह्यूमन बीइंग है, और रेडिएशंस का इफेक्ट इंसानियत को ख़त्म नहीं करता, ये चीज़ उन्हें समझानी पड़ी। अब इसके बाद क्या हुआ, 15 अगस्त 1945 को जापान के एम्परर हिरोहिता ने रेडियो पर कहा कि हम जो है सरेंडर कर रहे हैं, और यहाँ से वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो ऑफिशियली ख़त्म हो गया। आज के दिन जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी की बात करें तो दोनों सिटी दोबारा से बिल्ड हो चुकी है, वहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, और दोनों सिटी जो है वहाँ पे पीस म्यूजियम बने हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मूवमेंट चले हैं, और नेवर अगेन का मैसेज ये दोनों सिटीज़ पूरी दुनिया में देती हैं कि नेवर अगेन, यानी कि पूरी दुनिया में आज के बाद न्यूक्लियर बम नहीं फटना चाहिए।
और हिरोशिमा को जो है पीस कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का नाम दिया गया, जबकि नागासाकी को वार्निंग टू ह्यूमैनिटी का नाम दिया गया। अब ये तो रहे कि जब वो बम गिराए गए तो उसके बाद उन दोनों शहरों में क्या हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर बम आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में भी बहुत सारे कंट्रीज़ के पास यहाँ तो ये बम मौजूद है और अच्छी खासी तादाद में ये बम मौजूद है। और काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, वो जब चाहें ये खुद का बम बना सकती हैं। और इस चीज़ से लेकिन हम लोगों ने शायद सबक नहीं सीखा, तो हमें एक सबक सीखने की ज़रूरत है, वो ये कि न्यूक्लियर बम सिर्फ शहर नहीं जलाता है, वो नस्लों तो यादें और दर्द भी छोड़ जाता है। अब सवाल ये नहीं कि बम क्यों गिरा, सवाल ये है क्या इंसान फिर से दोबारा ऐसी गलती करेगा, क्या फिर से दोबारा ऐसा अटैक कहीं पर होगा। मैं आज का वीडियो अब यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।